ठीक है, गुड इवनिंग बच्चे लोग। हम लोग कल कौन कौन सा 2 पार्ट देखे थे? एक देखे थे नंबर सिस्टम और एक देखे थे एलसीएम एचसीएफ। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन मन ध्यान है, कौन कौन सा क्वेश्चन मन देखे थे हम लोग? बताओ। नंबर सिस्टम पे जो सबसे मेन क्वेश्चन है, प्राइमरी क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन कौन सा था जिसमें ऑड नंबर, जिसपे ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर, ठीक है। ये 4 नंबर का जो प्रश्न एग्जाम में आने वाला था, वो प्रश्न कौन सा था? फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम बताओ, फर्स्ट 20 इवन नंबर का सम बताओ, है ना। हिंदी वालों को परेशानी ना लिख देते। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, ऑड मतलब विषम, इवन सम संख्या, नेचुरल प्राकृत संख्या, और होल नंबर पूर्ण संख्या, ठीक है। प्रश्न क्या था? फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम बताओ, फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, ठीक है। इवन नंबर का भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर, प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल बताओ, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल बताओ, या तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ, प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताओ। ऐसा प्रश्न आएगा ना, ठीक है। प्रश्न हम लोगों को क्लियरली समझ में आ गया कि इन चारों का परीक्षा में क्या प्रश्न आने वाला है। फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर या फर्स्ट 15 होल नंबर, ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। करना क्या है हम लोगों को? अगर ऑड नंबर, अच्छा पहले तो एक बार जल्दी से ध्यान पे कर लो, ऑड नंबर क्या होता है? कौन से नंबर को ऑड नंबर बोलते हैं हम लोग? जो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो जिसका कंप्लीट हम लोग पेयर नहीं कर सकते ना, 2 के टेबल में नहीं आता, उस नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 या 0 नहीं होगा। क्या कौन कौन सा नंबर होगा? उस नंबर के यूनिट प्लेस के डिजिट में, इकाई के अंक में कौन कौन सा नंबर डिजिट होगा? 1 3 5 7 9, ठीक है। इतने सारे डिजिट होंगे, ये ऑड नंबर है। फर्स्ट 15 ऑड नंबर अगर बोलेंगे तो क्या होगा? 1 3 5 7 9 11, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, ठीक है। ऐसे ही सम संख्या क्या होगी? 2 4 6 8 0, ये सम संख्या होगी, ध्यान है ना। नेचुरल नंबर और होल नंबर सबसे सिंपल है। नेचुरल मतलब जो हम लोग को नेचुरली पता है, जिसपे हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, यही कल पढ़े ना हम लोग। किससे स्टार्ट होगा गिनना? कौन से नंबर से शुरू करते हैं? 1 से स्टार्ट करो, वो नेचुरल नंबर। जितना संख्या होगा, जितनी चीजें होंगी, उतने दूर तक हम लोग गिनते जाएंगे। कभी हम लोग की गिनती 100 में खत्म हो सकती है, क्लास में बच्चों की गिनती करूं तो अभी 50 में खत्म हो जाएगा ना। इसके अलावा कोई बहुत सारे लोग हैं जहां पे उनको गिनती करने हम लोग बैठे तो 200 300 400 चले जाएगा। रात में आराम से फुर्सत में बैठे तारों को गिनो तो 1000 गिन लोगे, फिर भी खत्म नहीं होगा। और आगे हम लोग जा सकते हैं ना। एक चावल की बोरी में चावल के दानों को गिनना शुरू करोगे तो कितना दूर तक जा सकते हैं हम लोग? बहुत दूर तक जा सकते हैं ना, गिनते गिनते। बात समझ में आया? तो लेकिन स्टार्ट किससे करेंगे हम लोग? नेचुरली 1 से करेंगे, प्राकृतिक है वो। 1 से स्टार्ट किए तो वो नेचुरल नंबर। वही नंबर्स अगर 1 के साथ हम लोग 0 भी ऐड कर देते हैं और 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, तो वो क्या हो जाते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या हो जाती है। अगर आप लोगों को ऑड नंबर, इवन नंबर, है ना, नेचुरल नंबर, पूर्ण नंबर, पूरा होता क्या है, सब चीज अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया है। नहीं आया, क्वेश्चन के बारे में सिर्फ सोचना है। अभी बता रहा हूं, जैसे मैं कल बताया था उसी को फिर से याद दिला दे रहा हूं। आप लोगों को करना क्या है?
सीधा प्रश्न मैं बता दिया हूं, फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट एन सम ऑफ एन नंबर्स। एन मतलब 5 10 15 20 कुछ भी हो सकता है। ये बात सबको समझ में आ गया? ए बच्ची, समझ में आ गया जो बोल रहा हूं? प्रश्न जो आने वाला है समझ में आ गया? सभी के समझ में आ गया? ठीक है। अगर हम लोग सबके 10 10 नंबर का प्लस जोड़ना चाहें तो हम लोगों को क्या करना है? विषम संख्याओं के लिए फर्स्ट 10 विषम संख्याओं को जोड़ना है तो 10 मल्टीप्लाई 10, वेरी गुड, 10 मल्टीप्लाई 10। ऑड है तो उस नंबर को उसी नंबर से इंटू कर दो। इवन है तो परफेक्ट, 10 मल्टीप्लाई 11। नेचुरल है तो 10 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 2। होल नंबर है तो 9/2। नेचुरल में एक बड़े से, होल में एक छोटे से करके हम लोगों को 2 से डिवाइड करना है। क्लियर हो गया? इस पार्ट का एक ये क्वेश्चन है जो लगभग लगभग हर साल एग्जाम में एक तो आता है। इन चारों में कोई एक आएगा। एक क्वेश्चन आता है जो कंफ्यूज करता है कि वो इस स्टेप से बनेगा ऐसे करके, वो इस स्टेप से नहीं बनता है। वो क्वेश्चन होता है आपका प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? गब्बर वाला नंबर ना। गब्बर को कौन हरा सकता है? इस दुनिया में गब्बर को सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है। कौन? खुद गब्बर। तो ये वही वाला नंबर है। पूरे नंबर्स में इसको सिर्फ कौन डिवाइड कर सकता है? वो खुद। वो खुद। और आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा? भागफल क्या आ जाएगा? 1। 1 ही आएगा ना भाई। कोई फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 17। 17 को 17 डिवाइड करेगा तो कैसे डिवाइड होगा? 17 1 जा 17। क्वेश्चन क्या है अपना? ये ना है क्वेश्चन क्या है? 1। तो ये गब्बर वाले नंबर को खोजना पड़ता है हम लोग को। प्रश्न क्या आएगा परीक्षा में? 10 से 20 तक कितने गब्बर वाले नंबर है? 10 से 20 तक कितने गब्बर वाले नंबर मतलब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है? तो देखो भाई 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 10 तो डिवाइड हो जाता है, 11 किसी से नहीं होता है, 12 हो जाता है। इवन नंबर जिसके नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 या 0, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो इवन नंबर है इसीलिए कि वो 2 से डिवाइड होता है ना। तो 11 हो गया, देन 13 हो गया, 15 3 से डिवाइड हो जाता है, छोड़ दो। 11 हो गया, सॉरी 11 हो गया, 13 हो गया, 15 नहीं है, 16 तो इवन नंबर है, 17 हो गया, 19 हो गया। ये 4 नंबर है। तो आपका प्रश्न क्या रहेगा? 10 से लेकर 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 20। 10 से लेकर 20 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं को लिखो और उसको जोड़ो। आया समझ में? कैसे मुंह फाड़ रहा है भाई? ज्यादा खाना खा लिया था क्या? ठीक है, ये सबको हम लोगों को जोड़ना है। क्लियर हुआ है बात? ठीक है। इस पार्ट का अभी तक का मैं पहले ही क्वेश्चन बताया हूं कि सम कैसे निकालना है आप लोगों को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, परफेक्ट। जित सबसे बड़ी संख्या खोजना है तो जितनी अंकों की खोजना है उतना बार 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? 2 बार 9, 2 बार 9। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9। बात समझ में? छोटी संख्या 1 अंक का 1, 2 अंक का 10, 2 अंक का 3 अंक का 4 डिजिट का 5 डिजिट का। दोनों को या तो सम करना है या तो फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या फर्क पड़ता है? सम बोलेगा तो जोड़ देंगे, डिफरेंस बोलेगा तो घटा देंगे। ऑलरेडी कल ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। आगे बढ़े, नहीं तो आज का पार्ट छूट जाएगा। इसके बाद इस पार्ट का जो क्वेश्चन था, कुल मिला के दुनिया में 2 अंक की कितनी संख्या है? कुल मिला के दुनिया में 5 अंक की कितनी संख्या है? दोनों चीज बताया था मैं, निकलता कैसे है और याद रखना हो तो डायरेक्ट बता दिया था। 1 अंक की कुल कितनी संख्या है निकालना है तो 9 माइनस 0, 9 माइनस 0। 2 अंक की निकालना है तो 99 माइनस 9।
3 अंक की निकालना है तो 99 माइनस 99। बात समझ में आ रहा है? अब ये क्या आएगा, 99 90 900 ऐसे बढ़ते जाएगा, 9000 90,000। तो आपको निकालने का क्या आवश्यकता है भाई, आप याद ही रख लो ना, सीधे सीधे आप याद ही रख लो कि कुल मिला के एक अंक की 9 संख्या है, ए 1 डिजिट की 9 नंबर्स है, 2 डिजिट की 90 है, 3 डिजिट की 900 है, 4 डिजिट के 9000 है। समझ आया बात? आगे बढ़े। इस पार्ट का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको नंबर्स पे एक संख्या दे दिए और वर्ड्स पे वो लिखा हुआ है, तो आपको सही छांटना है। उसके लिए कुछ नहीं, आपको दोनों सिस्टम बहुत अच्छे से बता दिए, भारतीय नंबर पर संख्या पद्धति इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम, और जो हम लोग का इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम होता है वो अच्छे से हम लोग बता दिए। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, दार्शनिक प्रणाली जो होता है वो अपना दार्शनिक प्रणाली 10-10 का झुंड, याद आया आप लोगों को? फर्स्ट में पढ़े थे हम लोग। इकाई दहाई 2 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा एकमात्र इकलौता नंबर है इंडियन सिस्टम में जो अकेला है। इकाई दहाई 2 हो गया, सैकड़ा, हजार 10,000 2 हो गया, हजार 10,000 2 हो गया, लाख 10 लाख 2 हो गया, करोड़ 10 करोड़ 2 हो गया, अरब 10 अरब 2 हो गया, खरब 10 खरब। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? दार्शनिक में दो दो, जहां पे दहाई हुआ 2 का जोड़ी बना वो दोनों को एक साथ पढ़ना है। वही चीज को हम लोगों को चेक करना है कि सही ऑप्शन पे अपने को क्या मिल रहा है। इस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, बना लिए हैं, ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इतने क्वेश्चन पहले पार्ट से परीक्षा में आ सकते हैं। बन जाएगा? सभी बताओ, बन जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो डिस्कस किए थे वो पार्ट था एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम एचसीएफ ध्यान है, जो इसके बाद डिसाइड किए थे हम लोग। एलसीएम एचसीएफ का अगर कोई नंबर, एलसीएम निकालना सबको आता है, एचसीएफ निकालना सबको आता है। अपने पास कोई ऐसा बच्चा है जिसको एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं आता है? कोई ऐसा है जिसको निकालना नहीं आता है? सबको निकालना आता है? परफेक्ट। परेशान, ध्यान दो सब लोग, परेशानी इस बात पे नहीं है कि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है, क्योंकि मेरे को मालूम है आपको एलसीएम निकालना आता है। प्रश्न ये नहीं आएगा कि आप एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। सबसे बहुत कम चांस है कि परीक्षा में यह प्रश्न है कि आप एलसीएम निकालो। परीक्षा में अगर एलसीएम निकालो, लसा निकालो, फाइंड आउट एलसीएम, ये क्वेश्चन देके संख्या देनी है, तो क्वेश्चन क्या आने वाला है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालो जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर। क्या करोगे? ठीक है, यही क्वेश्चन एग्जाम पे आने वाला है। मसा निकालो का क्वेश्चन क्या आने वाला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। क्या निकालोगे? ठीक है, समझ में आ गया सबको? इससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन एक तो और आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन? घंटी, बेल वाला। 4 घंटियां क्रमशः 5 सेकंड, 10 सेकंड और 15 सेकंड के अंतराल में बजती है, वो अगली बार कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी? ठीक है, ये क्वेश्चन 2 प्रकार से आता है, बताया मैं आपको। भाई भूल गया, याद है कल का क्लास, दोबारा ये सब पढ़ना है क्या? याद है? प्रश्न क्या आ रहा है कि चार घंटियां, या 4 घंटियां भी बज सकती है, 4 बत्तियां भी जल सकती है, उसका चिंता हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को मतलब किससे, कितने कितने समय के अंतराल में वो बज रही है। ठीक है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो हम लोग को क्या करना है, 5 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। उतने समय के बाद वो एक साथ बजेंगे। यही जो प्रश्न है ये 2 तरह से कैसे आता है। एक बार प्रश्न क्या रहेगा कि 3 bells rings in an interval of 5 seconds, 10 seconds and 15 seconds. Next time when they will ring together, after how much time they will ring together, मतलब कितने समय के बाद वो एक साथ बजेंगी। तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। जो आपका एलसीएम निकला उतने समय के बाद एक साथ बजेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन दूसरा तरह से क्या आता है
कि वो घंटियां 9 बजे एक साथ बजी थी, अगले बार कितने बजे एक साथ बजेगी। बात समझ में आया? तो आपके आंसर में पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें अगर मान के चलो आपका उत्तर आ गया कि 20 मिनट के बाद बजेंगे, तो आपका आंसर में ऑप्शन में 20 मिनट मिलेगा आपको। ठीक है, अगर 9 बजे बजी थी, अगले बार कब एक साथ बजेंगे तो क्या होगा, 9 बजे के 20 मिनट के बाद कितना समय होगा, 9 बज के 20 मिनट। बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी क्लियर है, ये क्वेश्चन भी क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन बताया था मैं आप लोगों को, सबसे ज्यादा चांस जिस प्रश्न के आने का है वो प्रश्न है, अगर इस पार्ट का सबसे कठिन प्रश्न आएगा तो वो यही आएगा, एक एलसीएम का आएगा, एक एचसीएफ का आएगा। एलसीएम का प्रश्न किससे शुरू होगा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या। एचसीएफ का प्रश्न शुरू होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या। प्रश्न क्या बनता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे, संख्या दे देगा उसके बाद, जिससे मान के चलो तीन हम लोग को नंबर दे दिया, 10, 20, 30, ये तीन हम लोगों को नंबर दे दिया। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे, जिसको 10, 20, 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 10, 20 and 30 in each case the remainder will be 5। प्रश्न समझ में आया सबको? ठीक इसका उलट एक और प्रश्न आ सकता है, इस बार भी हम लोग को नंबर दे दिया, मान के चलो ऐसे करके मैं एक 13, 23, 33 ऐसा एक नंबर दे दिया। इसमें मैं प्रश्न जो पूछा था वो क्या प्रश्न था, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 10, 20 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, इनसे डिवाइड करने पर 3 शेषफल बचे। इसको छोड़ो, मैटर अगर समझ में नहीं आ रहा तो बस इतना ध्यान रखो कि इसमें छोटी से छोटी बोल रहा हूं मैं, स्मॉलेस्ट बोल रहा हूं, मतलब स्मॉलेस्ट है, इसका क्या मतलब है कि एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। ये प्रश्न बोल रहा हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 13, 23 और 33 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। बहुत चीज समझ में नहीं आ रहा है तो बस इतना ध्यान रखो, स्मॉलेस्ट में अपन को एलसीएम निकालना है, बिगेस्ट में हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। ठीक है, दूसरा चीज जो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन में करना है वो ये ध्यान रखो, स्मॉलेस्ट वाला में जो, स्मॉलेस्ट वाला में करना कुछ नहीं है, पहले एलसीएम निकालना है, जितना आपका रिमाइंडर बोल रहा है उतना को जोड़ दो उसमें। 10, 20, 30 का आप एलसीएम निकाले, आपका एलसीएम आ गया 180, एलसीएम आ गया 180, हाँ हाँ एलसीएम एक ठीक है, कुछ और आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 180 मान के चलो, है ना। एलसीएम आ गया 180 आपका, तो आपको क्या करना है, हर कंडीशन में 30 रिमाइंडर बच रहा है तो आपको ये 3 इसमें जोड़ देना है, ये 3 इसमें जोड़ देना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है, जो बच रहा है उसको जोड़ देना है। ठीक है, इस पे क्या करना है, 3 रिमाइंडर बच रहा है बोल रहा है ना, ये 3 को पहले माइनस करो इस नंबर्स में, 13 में 3 माइनस कर दो, 23 में 3 माइनस कर दो, 33 में 3 माइनस कर दो, फिर जो नंबर आ रहा है उसका एचसीएफ निकालो आप। मैं कल मंडे के टेस्ट में ये क्वेश्चन 200% दे रहा हूं, सबको समझ में आ गया, बन जाएगा। एक प्रश्न इस पार्ट का छूट गया था, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट इज, यदि दो संख्याओं का लस और मस क्रमशः 10 और 2 है, ठीक है, ये हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया आपका एचसीएफ। दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 10 और 2 है। यदि एक नंबर 5 है, यदि एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर बताओ। इंग्लिश में प्रश्न बोलो, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 10 and 2।
इफ वन ऑफ द नंबर इज 5 फाइंड आउट द अनदर नंबर। हम लोग को एलसीएम इस पार्ट में हम लोग क्या सीखे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ये उल्टा कर दे रहा है, एलसीएम एचसीएफ हम लोग को दे दे रहा है और एक नंबर भी दे दे रहा है, दूसरा नंबर निकालो। कैसे बनेगा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है अपना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसके बाद बताने का जरूरत है, कर लोगे, कर लोगे, कर लेगा, परफेक्ट। अगर इतना हो गया तो इस दो पार्ट में इसके अलावा कहीं से कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। इतना हो गया तो ये मान के चलो कि ये दो पार्ट का तैयारी हम लोग का कंप्लीट है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को दो पार्ट और देखना है। दो पार्ट में आप लोग क्या पहले देखोगे, एक है रेशियो प्रोपोर्शन, दूसरा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पहले देखेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग के पास, सिंपल इंटरेस्ट का जब भी बात करते हैं तो किन चार चीजों का बात करते हैं हम लोग, हाँ भाई, ऐसे ऐसे तो मैं कभी नहीं बताया आप लोगों को। मैं बताया सिंपल इंटरेस्ट का पूरा पार्ट किस चीज से शुरू होता है, लेन देन से। किससे शुरू होता है, लेन देन से। किससे शुरू होता है, पैसों के लेन देन का मामला है। ठीक है, कोई भी लेन देन किस कहां से शुरू होता है, लेन देन कहां से शुरू होता है, सबसे पहली बार जब हम लोग किसी से पैसे लेते हैं, या तो फिर सबसे पहली बार किसी को पैसे देते हैं, वहीं से कहानी शुरू होगा ना। क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको परीक्षा में प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू इतना ऐसे लिख के नहीं देगा। वो आपको एक कहानी बताएगा कि राम ने श्याम से 5 साल पहले 500 रुपए लिए थे। ठीक है, अभी वो 550 रुपए वापस कर रहा है। तो 500 क्या और 550 क्या आपको पता होना चाहिए। कहानी शुरू किससे हुआ है, 500 से शुरू हुआ है। वो पैसा जिससे कहानी शुरू हुआ है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, लास्ट में कहानी जिस पैसे पे खत्म होगा, जो पैसा वापस करेंगे वो क्या है, वो मिक्स्ड अमाउंट है। मिक्स्ड अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट में क्या फर्क है, हाँ, हम लोग के कहानी जिस पैसे से शुरू हुआ था उसमें कुछ और पैसा भी मिला हुआ है। वो जो कुछ और पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट ये दोनों मिलके क्या हो जाता है, मिक्स्ड अमाउंट। ये दोनों मिलके क्या हो जाता है, मिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, दुनिया में इतना लेन देन है फिर भी सिंपल इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको लेके लड़ाई झगड़ा नहीं है कि नहीं। इतने लोगों का पैसा बैंक में है, कभी बैंक में जाके हम लोग को लड़ाई नहीं करना पड़ता है कि भाई हम लोग को कम पैसा मिल रहा है। ये बात होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये बात डिसाइडेड है। कौन कौन चीजें, कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। हिंदी वाले बच्चे लोग को तकलीफ हो रहा है क्या, हाँ, तो बोलते क्यों नहीं हो आप लोग, भाई मैं भूल जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, आप लोग याद दिलाया करो। ठीक है, एक बार सारी चीजें फिर से हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, पूरा जो सिंपल इंटरेस्ट का कहानी है, साधारण ब्याज का जो कहानी है, वो शुरू किससे होता है, फर्स्ट में जो पैसा हम लोग किसी से लेते हैं उससे शुरू होता है, या किसी को जो पैसा देते हैं, लेन देन शुरू जिससे होता है, वो शुरू का पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मूलधन। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मूलधन, जिससे शुरू हुआ है कहानी। ये कहानी खत्म कब होता है, जब हम लोग लिया हुआ पैसे को वापस कर देते हैं। जब हम लोग पैसे वापस कर दिए तो वो लेन देन का कहानी खत्म है ना। तो जो पैसे को वापस करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स्ड अमाउंट। मिक्स्ड अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। ठीक है, एक सेकंड भाई, हिंदी वाले बच्चे लोगों को ये वाला पार्ट नहीं पढ़ाया हो क्या मैं, नहीं पढ़ाया हो ना।
तो आपको कैसे पता है पार्ट? हिंदी वाले कौन बच्चे हैं जिनको ये पार्ट पढ़ाए हो? आप लोगों को नहीं पढ़ाए हो ना? एग्जैक्टली वही मैं सोच रहा हूँ, हिंदी में मेरा एक पार्ट एक्स्ट्रा बचा हुआ है, यही पार्ट बचा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, ये आप लोगों का इंट्रोडक्टरी क्लास है, मान के चलो हिंदी वाले बच्चे लोग का। जो समझ में आएगा ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से कर लेंगे। इसका जो प्रश्न मंडे के आने वाला है वो कोशिश करो कि बन जाए। बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर हम लोग पढ़ेंगे इस पार्ट को। ठीक है, ये तो समझ में आ गया मूलधन किसको बोलते हैं। ये मोटा 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 इस बात को समझो, एक क्लास में जो समझ सकते हो उसको समझने की कोशिश करो। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं इस पार्ट में ना। साधारण ब्याज जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेन तौर पे पैसों का लेन देन वाला पार्ट है। पैसों के लेन देन, अच्छा नहीं छोड़ो, अभी मंडे के टेस्ट के हिसाब से देखते हैं, बाद में हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे ना। ठीक है, बाकी लोग ध्यान दो, ज्यादातर बच्चे लोग का हो गया, उन लोग ध्यान दो। प्रिंसिपल अमाउंट क्लियर है, मूलधन क्लियर है। अपन को मिश्र धन में क्या क्या होता है? मूलधन के साथ साथ ब्याज जुड़ा हुआ है ना। साधारण ब्याज जो है, ब्याज जो है वो जुड़ा हुआ है, मूलधन प्लस ब्याज। ये ब्याज क्या है? वो एक्स्ट्रा पैसा है। ब्याज वो एक्स्ट्रा पैसा है, ब्याज वो एक्स्ट्रा पैसा है जिसके लिए लेन देन होता है। नॉर्मली कोई किसी को पैसा ऐसे ही नहीं देता है। बैंक में हम लोग जो पैसा जमा करते हैं वो ऐसे ही जमा नहीं करते। हम लोग का ये लालच है कि हम लोग का जो जमा पैसा है उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा जुड़ के हम लोग को वापस मिले। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वही हम लोगों का क्या है? ब्याज। ब्याज कितना होगा इस चीज को तय करता है ब्याज का जो दर होता है वो। ठीक है, ये आपको हमेशा प्रतिशत में मिलेगा। टाइम क्या होता है? कितने पैसे, कितने समय के बाद वो पैसा को हम लोग वापस कर रहे हैं, कितने समय के बाद उस पैसे को हम लोग वापस कर रहे हैं। इस पार्ट में ध्यान दो, इस पार्ट में जो प्रश्न आने वाला है, ये प्रश्न बिल्कुल उम्मीद मत करना कि आपको दे देगा कि मूलधन बराबर 500 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट बराबर 500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो गया 10%, टाइम हो गया 8 ईयर्स, फाइंड आउट SI, साधारण ब्याज निकालो। ये प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा। आपको परीक्षा में जो प्रश्न आएगा उस पे एक कहानी होगा। वो कहानी ये होगा कि राम ने अपने पिता के इलाज के लिए 8 साल पहले बैंक से 4,000 रुपए उधार लिए थे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? प्रश्न समझ में आया, कंडीशन समझ में आया, कहानी क्या है? भाई डिस्टर्ब नहीं, जल्दी से बैठ जा, जल्दी से बैठ जा। फिर से एक बार ध्यान से सुनो, मैं जो कहानी बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। राम ने 10 साल पहले अपने पिता के इलाज के लिए बैंक से 10,000 रुपए उधार लिए। ठीक है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से अब राम को बैंक को कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे? समझ में आया? कहानी समझ में आया? इस कहानी से आपको पता करना है कि निकालना क्या है। क्या निकालना है? मिक्स्ड अमाउंट निकालना है। आज से 10 साल पहले राम ने 10,000 रुपए बैंक से 10% ब्याज की दर से उधार लिए। हम लोग को निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन के लिए किसका जरूरत पड़ेगा? प्रिंसिपल अमाउंट और एसआई। SI का जरूरत पड़ेगा ना। प्रिंसिपल अमाउंट है अपने पास, SI का जरूरत पड़ेगा। SI निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? SI निकालने के लिए क्या चाहिए भाई? प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। प्रश्न में जो कहानी में बताया उसमें प्रिंसिपल अमाउंट दिख रहा है क्या आपको? राम ने 10 साल पहले अपने पिता के इलाज के लिए बैंक से 10,000 रुपए उधार लिए थे 10% ब्याज की दर से। अब राम को कितने पैसे चुकाने होंगे? इस कहानी में कहीं पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन दिख रहा है क्या? कहानी किससे शुरू है? जो 10,000 राम लिया उससे शुरू हुआ है ना। तो ये आपका 10,000 है। परीक्षा में आपको निकालना ऐसा ही है, घूम घूम फिर के निकालना ऐसा ही है या मिक्स्ड अमाउंट है। लेकिन SI निकालने के लिए आपको, भाई SI का फॉर्मूला है, SI कैसे निकलता है?
SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, साधारण ब्याज बराबर। मूलधन कौन सा अमाउंट है जिससे कहानी शुरू हुआ है, वो 10,000 जो राम ने 10 साल पहले लिए थे। समझ में आया? मूलधन के बाद किसका जरूरत है, रेट का। ये रेट दिया है क्या आपके कहानी में, सर कितना है, 10%। टाइम दिया है कहानी में, कितना है, 10 साल। 10 साल पूर्व लिया था वो, अब कितने चुकाने हैं, टाइम कितना होगा, 10 साल। तो दो काम है इसमें, प्रश्न को पढ़ के आपको इसका डायग्नोसिस बनाना है, मतलब डायग्नोसिस का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, टाइम कितना है, एसआई कितना है, या क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो ये सीधा सीधा प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन वाला है, ये पहला कंडीशन का है जिसमें पीआरटी है अपने पास, या कहानी के रूप में है या तो सीधे है। लेकिन ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही सरल स्तर के प्रश्न है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या होता है, इसी पार्ट का देखो, इस अभी जो क्वेश्चन पढ़े वो क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग को मिल जा रहा है, 10,000 जो बोला उसको 500 कर देता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया हमको फॉर एग्जांपल 5%, टाइम मिल गया हम लोगों को 8 years। ठीक है, अब इसका हम लोग को एसआई निकालना है, तो एसआई इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो क्या हो गया, इसमें पुटअप करेंगे P के जगह 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट के जगह 5%, टाइम के जगह 8 years अपॉन 100। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। ठीक है, 5 5 जा 25, 25 8 जा 25 8 जा 200, 25 8 जा 200। तो ये 200 क्या हो गया हम लोगों का एसआई। रिटर्न कितना करना पड़ेगा, मिक्स्ड अमाउंट कितना होगा, 500 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई 200, टोटल कितना हो गया मिक्स्ड अमाउंट 700। ये कहानी पे मिले, ये प्रश्न कहानी पे मिले, चाहे सीधे सीधे आपको डायग्नोसिस करके दे दे, दोनों ही सरल है, दोनों ही सरल है। इस पार्ट में इसके नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे देगा, ठीक है, एसआई दे देगा, इन दोनों में से कोई एक चीज निकालना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देखो, मिक्स्ड अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई। मिक्स्ड अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम निकालना है, ध्यान से सुनो, अगर आपको परीक्षा में रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम निकालना है तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना कि टाइम देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का मजबूरी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो टाइम वो देगा ही, बिना टाइम दिए रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, टाइम निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। बात समझ में आया? प्रश्न का मजबूरी है कि अगर आपको वो दर प्रतिशत निकालने बोल रहा है तो क्वेश्चन का मजबूरी है कि वो आपको समय देगा। अगर वो समय निकालने बोल रहा है तो आपको क्या दे देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा। उन लोग आपको परेशान करते हैं इन तीन चीजों में। आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एसआई भी होनी चाहिए और प्रिंसिपल अमाउंट भी होनी चाहिए। बात समझ में आया? एक मिनट, ये फॉर्मूला है देखो, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू पी अपॉन 100, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, इस इक्वेशन में पहला जो क्वेश्चन इसके पहले हम लोग बताए उसमें एसआई हम लोग को निकालना था, प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ था, टाइम भी दिया हुआ था। ठीक है,
दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपको एसआई दे दिया, एसआई कितना दे दिया, इसके पहले हम लोग का एसआई कितना आया था, 200 आया, कितना आया था, 200। तो ये 200 दे देगा और इन तीनों में से कोई दो चीज दे देगा। फॉर एग्जाम्पल रेट और टाइम दे देगा, रेट अपना 5% था, टाइम अपना 8 ईयर्स था, प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालना है अपॉन 100। बात समझ में आया, बात समझ में आया, ठीक है। मैंने अब आपके पास क्या है कि 1 2 3 4, इन 4 चीजों में आपके पास ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें हैं। आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट। ये सरल क्वेश्चन के बाद का फर्स्ट नंबर का थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है, बनता है, बनना इसको भी वैसे ही है। पी इस फॉर्मूला में रख दिए, ये बाकी सब नंबर को इधर रख ले जाओ, पी को इधर रखो, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 200, ये 100 बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू पी इंटू 5 इंटू 8। ठीक है, अब ये पी को इधर ही रखो, 5 और 8 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में, 5 इंटू 8। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, हम लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, मैं जो बता रहा था वो ये नहीं था, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसी फॉर्मूला में एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 में आपको अगर आर और टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ये दोनों में से कोई एक चीज निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर वो लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको बोल रहे हैं तो टाइम दिया हुआ ही रहेगा। बादल ध्यान से सुन, मंडे के एग्जाम पे अगर नंबर नहीं आएगा तो कैसे करेगा, कैसे करेगा भाई, ऐसे करके कैसे होगा। मंडे बोले। चलो वापस ध्यान दो, वापस तैयारी रखो पूरा मंडे का भाई, पूरा मंडे के एग्जाम का तैयारी रखो। ट्यूसडे उस कंडीशन में जाएगा जब मैं पूरे पार्ट को एक बार नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, कल आप लोगों का कितना 4 पार्ट का हो गया था, 4 पार्ट हो गया था ना, 2 पार्ट में बताया था, 2 पार्ट मैडम रिवाइज कर दिए थे, क्वेश्चन बता दिए थे। आज इस पार्ट का कंप्लीट हो जा रहा है, मेरे ख्याल से होगा, ठीक है। नहीं तो फिर मंडे के अपन एक पार्ट और कर लेंगे, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे के कर लेंगे, अगर आज पूरा 8 पार्ट हो जाता है तो। देखो अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसको अच्छे से ध्यान, भाई मंडे के एग्जाम है तो अभी समझोगे तभी कर पाओगे। मंडे के एग्जाम पे प्रश्न में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो क्वेश्चन का मजबूरी क्या है कि आपको टाइम देगा वो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन शुरू ही कैसे होता है, किस दर प्रतिशत से 8 वर्षों में, यहां से इस सब ऐसे क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 8 years एन अमाउंट्स टू, मतलब एन अमाउंट ऑफ 800 अमाउंट्स टू 850। ठीक है, किस दर प्रतिशत से 8 वर्षों में, किस दर प्रतिशत से 8 वर्षों में 800 रुपए की राशि बढ़ के 850 हो जाती है। प्रश्न समझ में आया, प्रश्न समझ में आया। अगर आपको दर प्रतिशत निकाल रहा है तो क्वेश्चन में समय दे रहा है ना, आपको क्वेश्चन में समय दे रहा है ना। ठीक इसका उलट एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि कितने समय में 8% की दर से 800 रुपए 850 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मैंने इस फॉर्मूला में ये जैसे एसआई और प्रिंसिपल अमाउंट है, एसआई और प्रिंसिपल अमाउंट का एक और फॉर्मूला है, एसआई इज इक्वल टू, सॉरी एम ए इज इक्वल टू मिक्स्ड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई। ठीक है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन साधारण ब्याज, ये एक फॉर्मूला है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये प्रिंसिपल अमाउंट जब पूछे, प्रिंसिपल अमाउंट जब
पूछे तो ये दोनों ही चीजें ना दिया हो, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिक्स्ड अमाउंट और एसआई से भी मिल सकता है ना। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो उसको उसको निकालने के लिए यही फॉर्मूला है, ठीक है। और ये फॉर्मूला से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको टाइम देना उसका मजबूरी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें अगर हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो क्वेश्चन का मजबूरी है कि टाइम देगा, टाइम निकालना है तो क्वेश्चन का मजबूरी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, ठीक है। एसआई और प्रिंसिपल अमाउंट में आपको कंफ्यूज करने के लिए एसआई और प्रिंसिपल अमाउंट डायरेक्ट नहीं देगा, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मिक्स्ड अमाउंट दे सकता है, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मिक्स्ड अमाउंट दे सकता है, या एसआई और मिक्स्ड अमाउंट दे सकता है। बात समझ में आ रहा है? आपको चाहिए क्या क्या इस फॉर्मूला में? आपको एक एसआई चाहिए, दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, है ना। लेकिन एसआई के साथ वो दे देगा मिक्स्ड अमाउंट, एसआई के साथ क्या दे देगा? मिक्स्ड अमाउंट। तो आप प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो। जैसे एक प्रश्न में ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, क्या क्या दिया है मेरे को बताना। किस किस दर प्रतिशत से 8 वर्षों में 1000 रुपए 1250 हो जाता है, ठीक है। किस दर प्रतिशत से क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 8 वर्षों में क्या दिया हुआ है? 1000 रुपए 1250 हो जाता है। 1000 क्या होगा? 1250 क्या होगा? मिक्स्ड अमाउंट। जबकि मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ क्या चाहिए? कैसे निकलेगा? बात समझ में आया? आपको माइनस करके निकालना है। तो मैं वही बोल रहा हूं, सारी चीजें वहीं पे है। बट एग्जाम पे परेशान हो जाओगे भाई, इस प्रश्न में एसआई दिए ही नहीं है तो मैं कैसे करके निकालूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इन चारों में से 3 चीज दिया रहेगा, चौथा चीज निकालना है। इन 4 में से सिर्फ आपके पास 2 ही चीजें मिल रहा है ना, एक आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल रहा है, एक आपको टाइम मिल रहा है। एसआई के लिए क्या दिया हुआ है उसमें? बात समझ में आया? बन जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और याद करो इस पार्ट का। मैं आपको एक चीज और बताया था ना, एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन जो क्लिशे क्वेश्चन है, मैथ्स का इंटरव्यू कोई देने जाता है तो उसको पूछते हैं क्या? परफेक्ट। टोटल कितने, एक गांव में 5 बकरी और 4 गाय, टोटल कितने बकरी हैं, टोटल कितने गाय हैं? ये इसका जवाब दोगे तो गलत ही होगा, आप फंसने वाला काम है। आप इसका जवाब जो भी दो आप इंटरव्यू में फंसोगे, है ना। क्योंकि दोनों अलग अलग है और दोनों का सम हो नहीं सकता भाई, दोनों को जोड़ नहीं सकते गणित में, दोनों को गणित में जोड़ नहीं सकते। आप जोड़ के बताओगे तो आप गलत, आप नहीं जोड़े तो आपको जोड़ना नहीं आता तो आप गलत, ठीक है। तो यहां पे वो चीज कैसे इंप्लाई होता है? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दे देगा मासिक दर से, मंथली दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन में फिर क्वेश्चन बोल रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो। 500 रुपए 500 रुपए 8% मासिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में कितना रुपए ब्याज का मिलेगा? मेरा प्रश्न समझ में आया सबको? 500 रुपए पे 8% मासिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो क्या क्या मिल गया हम लोगों को? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 500। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8%। टाइम क्या है? 8 ईयर्स अपॉन 100। ऐसे करके निकाल ले ऐसे करके। यही गलती है। ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्या बोल रहा हूं मैं? 8% मंथली, 8% मंथली। और ये जो टाइम है मैं क्या बोल रहा हूं? 8 ईयर्स। बात समझ में है? ये हो गया साल, वार्षिक, ये हो गया मंथली, मासिक, गड़बड़ हो गया ना।
या तो आपको इस ईयर को मंथ बनाना पड़ेगा, या तो फिर इस मंथ को ईयर बनाना पड़ेगा। बात समझ में आया? और हमेशा कोशिश करना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से छेड़खानी मत करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 12 करके वो भी हो जाएगा, लेकिन मत करना। नॉर्मली टाइम को आप लोग चेंज कर लो। टाइम अगर ईयर में दिया हुआ है उसको मंथ बनाना है तो भी कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है? कैसे बनेगा? 8 ईयर को मंथ में कैसे बदलोगे भाई? 8 साल को माह में कैसे बदलोगे? 12, वही मैं पूछ रहा हूं, तो शांत क्यों बैठते हो भाई? एक साल में 12 माह होते हैं, एक साल में 12 मंथ होते हैं, माह होते हैं ना। तो अगर हम लोगों को ईयर को महीने में बदलना है तो 12 से क्या करना पड़ेगा? इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि मंथ ईयर बड़ा है ना, उसको छोटे यूनिट में बदलना है हम लोग को। 12 से इंटू करना पड़ेगा। मंथ को ईयर में बदलना है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आया? आप लेकिन ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम पे, और इस क्वेश्चन पे आपका जो नॉर्मली क्या होता है ये भी बता दे रहा हूं। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो ईयरली ही रहेगा। आपके एग्जाम में जो प्रश्न आने वाला है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली ही रहेगा। जो टाइम रहेगा वो मंथ में रहेगा, जो टाइम रहेगा वो मंथ में रहेगा। तो क्या करोगे आप लोग? टाइम को ईयर बनाना। कैसे करोगे? 12। 12 से डिवाइड करोगे। और बहुत ध्यान से इस बात को सुनो, सबका ध्यान है? ये क्वेश्चन मंडे के मैं दे रहा हूं, कंफर्म दे रहा हूं। बहुत ध्यान से इस बात को सुनो कि आपको 12 से जब डिवाइड करोगे तो कभी भी डेसिमल मत बनाओ, मिक्स फ्रैक्शन लेके चलो। आप डेसिमल में कन्वर्ट मत करो टाइम। ठीक है? क्यों नहीं करना ये भी मैं समझा चुका हूं। ध्यान नहीं है कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि आपको अपॉन में लेके चलना है, फ्रैक्शन में लेके चलना है, भिन्न में लेके चलना है, दशमलव नहीं बनाना है उसको। हो पाएगा? हो पाएगा? अब मेरे को ये बताओ, जितने क्वेश्चन इस पार्ट के मैं बताया, कौन सा क्वेश्चन में परेशानी? देखो कौन कौन सा क्वेश्चन बताया मैं आपको? सीधे सीधे आपको सीधे सीधा साधारण ब्याज निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम दिया हुआ है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। किसी को परेशानी होगा इस प्रश्न को बनाने में? नहीं। आपको यह ध्यान रखना है कि एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, ये 4 चीजों में कोई भी 3 चीजें दी जाएंगी, चौथी चीज आपको निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन कहां पे होगा? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो टाइम दे गई, टाइम निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे गई। इनके लिए आपको ये 2 चीजों का और जरूरत पड़ता है, 2 चीजों का और जरूरत पड़ता है। तो कभी कभी पी दे देगा, पी के साथ ऐसा ही नहीं देगा, पी के साथ आपको मिक्स्ड अमाउंट दे देगा, ऐसा ही आपको अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है? कभी कभी मिक्स्ड अमाउंट के साथ आपको ऐसा ही दे देगा, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो वो इस फॉर्मूला से निकाल लोगे ना? निकाल लोगे ना? देखते हैं मंडे के। ठीक है? इसके अलावा टाइम को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान देना, दोनों ईयरली में है कि नहीं है। नॉर्मली जो प्रश्न एग्जाम में आता है उसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो ईयरली ही रहेगा। 8 मंथ का निकालो साधारण ब्याज, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको 8/12 कर देना है, उतना ही है। हो जाएगा? हो जाएगा? ठीक है। और इस पार्ट में और ज्यादा हम लोग को आराम से डायग्नोसिस करना है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट पहचानने में तकलीफ नहीं होगा, प्रतिशत का साइन लगा हुआ होगा, समय का तकलीफ नहीं होगा, ईयर या मंथ लिखा हुआ होगा। प्रिंसिपल अमाउंट, मिक्स्ड अमाउंट मतलब मूलधन, मिश्रधन और आपका साधारण ब्याज, ये तीनों रुपए होंगे। ये तीनों का यूनिट जो होगा वो क्या होगा? रुपए होगा। इसके लिए आपको फिर ध्यान देना पड़ेगा, कहानी जिस बात पे शुरू होती है वो है आपका मूलधन, जिस बात पे कहानी खत्म होगी वो है आपका मिश्रधन। ठीक है? एक्स्ट्रा पैसा जो मिलता है वो आपका है ब्याज। ठीक है? ठीक है? इस पार्ट का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, अब उस क्वेश्चन को भी देख लो। इसको बना के दिखा देता हूं मैं। एक प्रश्न आता है, किस दर
प्रतिशत से 5 वर्षों में कोई राशि दुगनी हो जाएगी। कोई राशि दुगनी 3 गुनी भी होता है, ठीक है। कोई राशि 3 गुनी वाला कर लेते हैं ना, 3 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया? एट व्हाट रेट परसेंट in 5 years an amount triple itself। ठीक है, ये इस पार्ट का, अगर मान के चलो आपका मैं क्या, आपके पास टोटल 20 क्वेश्चन आने हैं ना, 20 क्वेश्चन के पीछे आपके पास 15 या 16 पार्ट है। कठिन क्वेश्चन एक दो तो आएगा, वो कौन से पार्ट से आएगा नहीं पता। वो कठिन क्वेश्चन जिस भी पार्ट से, अगर इस पार्ट से आ गया ना, सबसे सरल क्वेश्चन है। प्रश्न क्या था, किस दर प्रतिशत से, अच्छा ये टाइम भी हो सकता है ना, कितने टाइम में 5% की दर से। एक बार ध्यान से सुनो, यही 2 क्वेश्चन मैं इसी में बता दे रहा हूं। अभी जो क्वेश्चन मैं लिखा हूं, क्या क्वेश्चन है, किस दर प्रतिशत से 5 वर्षों में कोई राशि 3 गुनी हो जाएगी। यही क्वेश्चन ये भी हो सकता है, कितने समय में 5% की दर से कोई राशि 3 गुनी हो जाएगी। मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा तो टाइम दे देगा, टाइम निकालना होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा। समझ में आया? समझ में आया सबको? अब इसमें आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। आपको क्या क्या चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए? SI चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, टाइम चाहिए। आपके पास सिर्फ एक चीज है, क्या है? टाइम। सिर्फ एक चीज है, टाइम। ना ही SI है, ना ही प्रिंसिपल अमाउंट। आप कैसे करोगे? कहाँ है? एक आपको कंडीशन दिया हुआ है कि कोई राशि 3 गुनी हो जाएगी, एन अमाउंट ट्रिपल्स इटसेल्फ, मतलब 1 रुपए तो कितना हो जाएगा? 3 रुपए। 100 रुपए तो कितना हो जाएगा? 1000 है तो कितना हो जाएगा? आपका मर्जी, आपको राशि जितना मानना है मानो। प्रश्न में ही बोला है कोई भी राशि 3 गुनी हो जाएगी। आपको 1 रुपए लेके चलना है प्रिंसिपल अमाउंट, तो अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट को 1 रुपए मानोगे तो ऐसा ही कितना हो जाएगा? 2 रुपए हो जाएगा। वेरी गुड। ऐसा ही कितना हो जाएगा? मिक्स्ड अमाउंट कितना होगा? 3 रुपए। तभी ना ऐसा ही 2 रुपए होगा। अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए मानोगे तो ऐसा ही कितना हो जाएगा? मिक्स्ड अमाउंट कितना होगा? ये 1000 मानोगे तो 3 गुना हो जाएगा राशि, मतलब मिक्स्ड अमाउंट कितना होगा? मिक्स्ड अमाउंट कितना होगा? अरे 1000 मानोगे प्रिंसिपल अमाउंट तो कितना होगा? 3 होगा। तो ऐसा ही कितना होगा? ऐसा ही मान के बना लेना है आपको। एक एक और 2 लिखोगे तो भी आंसर उतना ही आएगा, 100 और 200 लिखोगे तो भी आंसर उतना ही आएगा, 1000 और 3000 लिखोगे तो भी आंसर उतना ही हो जाएगा। मतलब इस पार्ट में अगर ये प्रश्न आ गया, ध्यान से सुनो, ये इस पार्ट का सबसे कठिन क्वेश्चन है ना? और इस पार्ट का ये क्वेश्चन आ गया तो ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है भाई। मजेदार बात हो गया ना, क्योंकि सबसे सरल क्वेश्चन तो यही हो रहा है। आप नॉर्मल क्वेश्चन पे काटने के लिए कठिन नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कितना है, अपने मर्जी से 1 और 3 लिखो, बन जाएगा आपका। ठीक है?